संजना रोज अपने पति के साथ कार में बैठकर ऑफिस के लिए जाती थी। और जब वह कार में बैठकर ऑफिस के लिए जाती थी तो अक्सर वहां ट्रैफिक पर जहां लाल बत्ती के पास उसकी कार रुकती थी, कुछ बच्चे भीख मांग रहे होते थे। उसकी कार को वह घेर लिया करते थे। ऐसे में एक लड़का था जो कि बहुत ही मासूम था। कभी वह गुब्बारे बेचता, कभी पेन बेचता, कभी गुलाब के फूल बेचता था। वो भी उसकी कार के पास आ जाता था। इतना मासूम, इतना प्यारा बच्चा होता है वो दोस्तों कि उस लड़की को, उस महिला को भी अच्छा लगने लगता है। उस बच्चे की प्यारी प्यारी बातें उस महिला का दिल जीत लेती है। लेकिन दोस्तों, एक दिन उस बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है। और जब उस महिला को इसका पता चलता है कि यह बच्चा किसी और का नहीं बल्कि उसी का है, तो उसके पांव तले की जमीन खिसक जाती है। दरअसल 8 साल पहले ऐसी हालात हो गई थी कि उस लड़की को, उस महिला को अपने बच्चे को छोड़कर आना पड़ा था। और इस तरह भीख मांग रहा था, भटक रहा था, मजबूर था। दोस्तों, आखिर क्या थी उस महिला की मजबूरी और क्यों उसने अपने मासूम बच्चे को छोड़ना पड़ा था? एक्सीडेंट होने के बाद उसके पति को यह बात पता चलती है तो फिर क्या होता है? दोस्तों, एक माँ बेटे की भावुक कर देने वाली कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे। कहानी है दिल्ली के एक व्यक्ति की जिसका नाम शेखर होता है। उसकी नेहरू पैलेस में कंप्यूटर की दुकान होती है। वह बदरपुर बॉर्डर पे रहता था। अब दोस्तों, रोज़ वो बदरपुर से अपनी कार से अपनी दुकान पर जाया करता था और कभी-कभी उसकी पत्नी संजना भी उसके साथ में जाती थी। अपनी दुकान पर आने-जाने के दौरान जब रास्ते में ट्रैफिक पे उसकी कार रुकती थी, ज़्यादातर नेहरू पैलेस के जो रेड लाइट थी वहाँ पर जब उस लड़की की कार रुकती थी, बहुत सारे बच्चे आकर उसे घेर लेते थे। सारी गाड़ी को वह ऐसे ही घेरते थे और जो वहाँ पर गाड़ियाँ रुकती थी और उनसे पैसे मांगते थे। कोई शीशा साफ कर देता था। बहुत सारे 10-12 बच्चे थे। महिलाएं, बुजुर्ग लोग हैं जो वहाँ पर पैसे मांग रहे थे। तो उन्हीं में से एक बच्चा था जिसका नाम था राजू। राजू की उम्र लगभग 9 से 10 साल थी। वह गुब्बारे बेच रहा था। एक दिन वो आता है उसी गाड़ी के पास जिसमें शेखर और संजना बैठे थे। वो उनके पास आता है और एक गुब्बारा खरीदने की रिक्वेस्ट करने लगता है कि बोलता है, आंटी आप गुब्बारे खरीद लो। संजना उसको देखती है तो मुस्कुरा देती है, कहती है, मैं गुब्बारे का क्या करूँगी, अपने प्यारे से बच्चे को दे देना। वो बच्चा बोलता है, फिर मुस्कुरा देती है संजना, कहती है, मेरा तो कोई बच्चा ही नहीं है और अभी उसे आने में भी काफ़ी समय है। यानी कि वो प्रेग्नेंट थी लेकिन बच्चा अभी तक उसके पास नहीं था। वो कहता है, आंटी एक गुब्बारा ले लो। वो कहती है, मैं इसका गुब्बारे का क्या करूँगी, तब तक बच्चा होगा, ये गुब्बारा फूट जाएगा। वह दूसरा बच्चा जो था वो बोलता है, नहीं फूटेगा अगर आप इस गुब्बारे को नहीं छेड़ोगे तो। काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद संजना उस बच्चे से गुब्बारे ले लेती है और आगे बढ़ जाती है। कभी-कभार 2-4 दिन, 1 दिन उसकी ऐसी नौबत आ जाती है कि गाड़ी वहाँ रुक जाती थी। एक दिन फिर जो वह आती है, लेकिन जब वो पेन बेच रहा था, कभी-कभी वह नहीं भी जाती थी। संजना उसको देखते ही शीशा नीचे करती है और कहती है, क्या बात है? आज तुम पेन बेच रहे हो, गुब्बारे क्यों को नहीं बेच रहे? तो कहता है, आंटी गुब्बारे फूट जाते हैं इसलिए मेरा नुकसान हो जाता है। आज मैं पेन बेच रहा हूँ, ले लीजिए, 10 रुपए का पेन है। संजना को तो वैसे भी पेन की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन वो उस बच्चे के लिए पेन ले लेती है और फिर वहाँ से चली जाती है। ऐसे तो संजना रोज़ उस बच्चे का नाम जिसका राजू होता है उससे मिलती है और उससे उसकी दोस्ती भी गहरी होती जाती है। राजू को वो पसंद करने लगती है क्योंकि उसकी बातें बड़ी प्यारी थी, बहुत ही भोला बच्चा था वह। अब जब भी वह आती उसे कुछ न कुछ देती और चुपके से 100-50 रुपए भी दे देती। इस तरीके से बच्चा उसको अच्छे लगने लगता है। एक दिन क्या होता है कि जब गाड़ी रेड लाइट पर खड़ी होती है, तो राजू वहाँ पर दिखाई नहीं देता। उसी को वह निहार रही थी क्योंकि वह चाहती थी कि काश राजू फिर से उसकी गाड़ी के पास आए और उससे बात करे।
जैसे ही गाड़ी रुकती है, राजू दिखता नहीं है, तो 2-4 बच्चे थे, वह जानते थे कि मैडम को राजू पसंद है। वह दौड़ कर आते हैं और कहते हैं कि मैडम आज राजू को देख रही हो आप, उसका तो एक्सीडेंट हो गया है और वो नहीं आएगा। ऐसा सुनते ही संजना उनकी आँसू की उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं, कहती है क्या बात है? एक्सीडेंट कैसे हो गया? जैसे ही वह सुनती है तो उसके घर के लिए निकल जाती है, अपने हस्बैंड से कहती है कि मैं एक बार उस बच्चे को देखकर आना चाहती हूँ। वह संगम विहार में झुग्गियों में रहता था। वह उसके घर के लिए निकल जाती है। वैसे ही कोई कार वाला उसको ठोक कर चला गया था। संजना कहती है, कैसी उसकी हालत है? बच्चे कहते हैं, पता नहीं बचने की कोई उम्मीद है कि नहीं, ज़्यादा चोटें आई है। इतना सुनते ही संजना थी, वह बहुत परेशान हो जाती है और उसके घर के लिए जाती है और वह बच्चे उसको साथ लेकर के राजू के घर के लिए निकल जाते हैं। वह अपने पति से कहती है कि आप कार लेकर चले जाइए, मैं शाम तक घर आ जाऊँगी। शेखर कहता है कि ठीक है, तुम जाओ, मैं जा रहा हूँ दुकान पर, लड़के भी आ गए होंगे, दुकान खोलने का टाइम हो रहा है, मुझे भी फ़ोन करने दो दोस्त। उसके बाद संजना जब वहाँ पर जाती है तो ऑटो पकड़ के दोनों बच्चों के साथ, जब वह उसके घर पर पहुँचती है, राजू के घर पे दोस्तों, तो एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उस महिला को देखते ही संजना हैरान रह जाती है क्योंकि वह उसको भली-भाँति जानती थी। जैसे वह जानती थी महिला को, वह भी संजना को जानती थी और उसको देखते ही दहाड़े मार कर के वह औरत रोने लगती है कि मैं तेरे बेटे को नहीं बचा सकी। इतना इतना सुनते ही संजना भी कहती है, क्या है? क्या वो मेरा बेटा है राजू? तो संजना की जो सामने औरत बैठी थी वो कहती है, हाँ, वह तुम्हारा ही बेटा है, और रोने लगती है और बेसुध हो जाती है। वह बच्चा 8 साल के बाद उसे मिला था संजना को और इस तरीके से वह भटक रहा था। उसको वह पहचान भी नहीं पाई थी, कितनी अभागन औरत थी वह। बच्चा जिसे वह कभी अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। और जो पास-पड़ोस की औरतें थी वो कहती है कि यह कौन लड़की है? महिला कौन है? तो उसकी सास थी, वह बताती है कि यही तो राजू की माँ है। उनके मुँह से खुले के खुले रह जाते हैं। इतनी वीआईपी औरत एक झुग्गी में रहने वाले मेले कुचैले बच्चे की माँ कैसे हो सकती है? उन्हें भी इस बात पर विश्वास नहीं होता क्योंकि कहानी नहीं पता थी इसके पीछे की, तो वह रोए जा रही थी, बस रोए ही जा रही थी। राजू 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 करके चिल्ला रही थी। उसका बच्चा कैसे था इसके पीछे थोड़ा जानना पड़ेगा। बात 2005 की है। संजना थी लखनऊ की रहने वाली। जब उसकी उम्र 17 साल थी तो उसे एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिस लड़के का नाम राजू होता है। अब राजू से जब प्यार होता है तो उससे वह शादी करना चाहती है, लेकिन उसके घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। वह उनको बहुत समझाने की कोशिश करती है लेकिन वह मानते नहीं। संजना अपने घर वालों के खिलाफ जाके राजू से शादी कर लेती है और संजना की इस शादी से नाराज उसके घर वाले संजना से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। कुछ समय बाद ही संजना के सामने राजू का असली चेहरा आने लगता है। वो एक क्रिमिनल टाइप का आदमी था। संजना उसे बहुत समझाती है कि वो ये सब छोड़ दे और शराफत की ज़िंदगी जिए, लेकिन राजू उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वह गैंग से जुड़ा हुआ था जो कि अवैध कार्य करती थी और 1 साल के अंदर ही संजना एक बच्चे की माँ भी बन जाती है। और धीरे-धीरे ऐसे ही 1 साल गुज़रता ही है कि राजू की एक पुलिस मुठभेड़ में हत्या हो जाती है, यानी कि वो मारा जाता है। संजना को तो ये पहले से ही पता था क्योंकि बुरे का अंत भी बुरा होता है और वह अपने बेटे को अब अपने सीने से लगा के अपनी पूरी ज़िंदगी काटने का फैसला करती है। तभी एक दिन संजना के माता-पिता संजना से मिलने आते हैं, जो कि उन्होंने शादी के बाद संजना से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और दोस्तों उसे गले लगा करके रोने लगते हैं और कहते हैं, बेटा जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, अब इस दुनिया में वह नहीं रहा है राजू, और अब तुम्हारी ज़िंदगी बहुत बड़ी है, चलो हम तुम्हारी कहीं पे शादी कर देते हैं। इतनी बड़ी ज़िंदगी तुम अकेले कैसे बिताओगी? बस शर्त ये है कि तुम्हें इस बच्चे को यहीं पर छोड़ना होगा, अपने पुराने आशिक के घर पर, यानी कि जिसके साथ उसने शादी की थी। वह कहती है चाहे जो हो जाए लेकिन मैं बच्चे को नहीं छोड़ूँगी। उसके
दादा दादी थे वह कहते हैं बेटा ठीक ही तो कह रहे हैं तुम्हारे पापा मम्मी, तुम इस बच्चे को छोड़ दो, अभी तुम्हारी उम्र ही कितनी है, मुश्किल से 19-20 साल, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे सामने, शादी कर लो, हमारा खून है राजू और हम इसे संभाल लेंगे और तुम अपने काम अपने नई जिंदगी की शुरुआत करो और हमारी चिंता मत करो। ऐसे जब उसके माँ बाप इतना आग्रह कर रहे थे तो वह मान जाती है और वहाँ से अपने माता-पिता के साथ चली जाती है। बहुत सोच-विचारने के बाद रजत को छोड़ना पड़ता है और उसके बाद वह अपने माता-पिता के साथ घर चली जाती है। लेकिन वह जा रही थी, इस तरीके से रो रही थी कि जितने सारे वहाँ पर लोग थे वह भी उसके रोने को देख कर के रोने लग जाते हैं क्योंकि एक माँ अपने बच्चे से जुदा हो रही थी। उसके माता-पिता जो थे संजना के, अपनी बेटी अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे, जो उसकी गलती की वजह से उन्होंने उसे त्याग दिया था। लेकिन अब जो उसके लिए एक अच्छा-सा वह लड़का ढूँढते हैं और उसका कोई शादी कर देते हैं, जो कि जिस लड़के का नाम शेखर होता है। 1-2 दिन के बाद संजना भी धीरे-धीरे शेखर को पसंद करने लगती है। उसके साथ शादी तो हो चुकी थी उसकी, लेकिन वे अपनी पिछली ज़िंदगी को भुला नहीं पा रही थी। हालाँकि संजना के माता-पिता शेखर से उसकी शादी की बात छुपाते हैं और उसके बच्चे की बात भी छुपाते हैं। शेखर से उसकी शादी कर दी जाती है। शेखर का परिवार दिल्ली में रहता था। अच्छी-खासी पढ़ी-लिखी उसकी फैमिली होती है दोस्तों। संजना से शादी करके वह बहुत खुश होता है क्योंकि संजना भी बहुत सुंदर थी और ज़िंदगी में इतनी ठोकरें खा चुकी थी कि वह समझदार भी हो चुकी थी। इसीलिए जो शेखर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसे इतनी खूबसूरत पत्नी मिलती है। चूँकि दोस्तों दिल्ली से कुछ समय के लिए वह गया था शादी करने के लिए और वह वापस दिल्ली आ जाता है बदरपुर अपने फ्लैट पे शादी के बाद और उसके बाद नेहरू पैलेस में उसकी कंप्यूटर की दुकान होती है, वहीं पर वह रोज़ आता-जाता था और इसी आने-जाने में संजना की मुलाकात राजू से होती है, जिसे वह अच्छा लगने लगता है क्योंकि संजना भी ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी, 12th तक की उसने पढ़ाई की थी, इसीलिए वह काम-काज में अपने हस्बैंड की मदद करती थी और दुकान में 1-2 लड़के उन्होंने रख लिए थे जिससे कि इनकम और भी अच्छी हो गई थी, उनका काम बहुत अच्छे से चल रहा था। जो राजू था दोस्तों उसकी ज़िंदगी में भूचाल आ जाता है क्योंकि उसके जो दादा-दादी थे कुछ दिन के बाद उसके दादा की भी इस दुनिया से मतलब कि उसकी मृत्यु हो जाती है, वो भी चले जाते हैं। परिवार वाले कहते हैं कि इस बच्चे को तो इसकी माँ के पास छोड़ दो, क्यों इसका बोझ उठा रखा है और अपने पल्ले से बाँध रखा है। मुसीबत की जड़ कहीं न कहीं इसे अनाथ आश्रम में डाल दो। जो राजू के फैमिली वाले थे यानी कि उसके ताऊ, चाचा, चाची वह सब उस बच्चे पर यानी कि उस दादी पर भी दबाव डालते हैं कि तुम राजू को कहीं छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताओ। लेकिन जो राजू की दादी थी वो अपने बेटे को यानी कि अपने पोते को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वो कहती है कि ये मेरे बेटे की आखिरी निशानी है और मैं इसे छोड़ूँगी नहीं। तब उसकी बुआ आई हुई थी उनके घर पे, वो कहती है कि चलो ठीक है मम्मी अगर आप इसे नहीं छोड़ना चाहती हो तो इसको लेकर के मेरे साथ घर पे चलो और इसे हम साथ में मिलकर ही पालेंगे। अभी राजू की उम्र केवल 2 ढाई साल के आसपास ही थी और 2007 में राजू की जो बुआ है वो उसको लेकर के वहाँ पर आ जाती है। माँ जब इतनी परेशान थी इस बच्चे को लेकर तो 1-2 दिन उसकी दादी के साथ ही वह अपनी बुआ के पास आ जाता है ताकि उनके घर का कलेश ख़त्म हो जाए और अपनी बुआ के साथ ही दिल्ली में रहने लगता है। ज़िंदगी गुज़र रही थी, धीरे-धीरे समय बीत रहा था और लगभग वो बच्चा 8 से 9 साल का हो चुका था। फिर एक दिन जब वह लड़का कुछ बच्चों को अपने पड़ोस में देखता है कि वह बच्चे पैसे कमा के लाते हैं जो उसके हम उम्र बच्चे थे, तो वह उनसे पूछता है राजू कि दोस्तों तुम ये पैसे कैसे कमाते हो मुझे भी सिखा दो। तो उसके जो दोस्त थे अपनी दादी से साथ में वह संगम विहार में रहता था उसे बताते हैं कि हम इस तरह से रेड लाइट में जहाँ पर गाड़ियाँ रुकती है ट्रैफिक जाम हो जाता है वहीं पर गाड़ियों के पास जाते हैं और अमीर अमीर लोगों से पैसे मांगते हैं
और वो हमें पैसे दे भी देते हैं जिससे कि हमारी बहुत कमाई हो जाती है। तो बच्चा अपने दोस्तों से कहता है, अपनी दादी से कहता है कि मैं भी वहाँ पे जाऊँगा और पैसे कमा के लाऊँगा। उसकी दादी मना करती है कि तुम्हें ऐसे भीख माँगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे भी है हम तुम्हें पेट भर के खाना तो देते हैं, लेकिन जो कि उस बच्चे की दादी थी वह भी अक्सर बीमार ही रहती थी। तो राजू उससे कहता है कि नहीं दादी माँ, आप भी बीमार रहती हो और मैं भी अपने घर के लिए पैसे कमाना चाहता हूँ। हालत में मजबूर इस बच्चे को कमाना शुरू करना पड़ता है। हालाँकि राजू भीख नहीं माँगता, वो वहाँ पर छोटी-मोटी चीज़ें बेचने लगता है, जैसे कि कभी गुब्बारे, कभी पेन, कभी फूल वगैरह। और जब वहाँ पर रेड लाइट के पास गाड़ियाँ रुकती थी, नेहरू पैलेस की रेड लाइट पर वह बेचता था। तो कभी-कभी कुछ लोग उसके इन चीज़ों को खरीद लेते थे, जिससे कि उससे थोड़ी कमाई हो जाती थी। संजना भी उसने भी राजू को पहली बार वहाँ पर बेचते हुए देखा था और उससे उसे प्यार हो गया था, यानी कि उसे वो बच्चा अच्छा लगने लगा था। राजू कि संजना को हालाँकि याद बहुत आती थी अपने बच्चे की जिसे वह छोड़ चुकी थी, लेकिन वो कभी भी उसे मिल नहीं पाती है क्योंकि कुछ समय के बाद ही उसकी जो बच्चे की दादी है वो अपना जो उनका सही ठिकाना था, घर था, उसको छोड़ के उसकी बुआ के पास रहने लगी थी। इसलिए संजना का अपने बच्चे के साथ कोई संपर्क नहीं हो रहा था और वह बहुत परेशान थी। कलेजे पर पत्थर रख कर राजू को वह उसकी यादों को दबाए हुए थी, उससे कभी नहीं मिल पाती। उसको यह भी नहीं पता था कि आखिर राजू है तो है कहाँ? कभी भी वह फ़ोन करती अपनी या फिर उनसे बुआ से या फिर उसकी दादी से संपर्क करने की कोशिश करती तो उसे निराशा ही हाथ लगती थी। धीरे-धीरे उसका नाम दादी ने ही राजू रख दिया था क्योंकि शुरू में संजना के बच्चे का नाम रजत था और जब उसका बेटा इस दुनिया से चला गया तो संजना की जो सास होती है दोस्तों, उसी ने अपने बेटे का नाम बदल कर यानी कि अपने पोते का नाम बदल कर अपने बेटे के नाम पर ही रख दिया था। उसके बेटे का नाम राजू था और उसके पोते का नाम रजत था, लेकिन अब उसे प्यार से वह राजू ही बुलाती थी। 2-3 साल बाद वह बच्चे का नाम राजू ही पक गया था। इसीलिए जब संजना उससे पहली बार ट्रैफिक लाइट पे मिलती है तो उस बच्चे को पहचान नहीं पाती, क्योंकि जब उसने उस बच्चे को छोड़ा था मुश्किल से उसकी उम्र 1 से 1.5 साल थी और वह इतना गंदा मैला-कुचैला था कि वह उसे पहचान भी नहीं पाती और उसका नाम भी बदला हुआ था। लेकिन संजना जब भी उससे पूछती कि वह कहाँ रहता है, वह बताता है कि वहीं यहीं पर पास में संगम विहार में अपनी दादी के साथ रहता है, क्योंकि राजू का परिवार दूसरे स्टेट में रहता था। इसीलिए भी संजना अपने बच्चे को पहचान नहीं पाती। वो भी हैरान हैरान होती है यहाँ कहाँ से, हालाँकि जानती थी कि दिल्ली में कहीं से भी आ सकते हैं, लोग रह सकते हैं, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका आमना-सामना होगा अपने बच्चे से। तो वो भी इस तरह देखती है, वह रोती है, चिल्लाती है राजू को, जो कि रजत से राजू बन चुका था। उसका इस तरह से एक्सीडेंट हुआ था और इस तरह से उसके पास वह उसे मिला था। इन सब चीज़ों से संजना बहुत परेशान हो जाती है। अब वो फटाफट से अस्पताल जाती है। संजना अपनी ननद के पास जहाँ पर राजू एडमिट था। 2-3 दिन का समय ऐसे ही गुज़र जाता है, लेकिन राजू की हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं हो रहा था। वह अस्पताल पहुँच के डॉक्टर से भी बातचीत करती है कि डॉक्टर क्या कुछ मैटर है, यानी कि क्या राजू ठीक हो जाएगा? लेकिन डॉक्टर कहता है कि अभी कुछ कह नहीं सकते। इसकी हालत बहुत क्रिटिकल है। हालत गंभीर थी और राजू का बचना भी बहुत मुश्किल था और संजना अपने आप को कोस रही थी कि काश उसने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा होता। तभी शेखर का फ़ोन की घंटी बजती है और संजना उससे बात करती है और कहती है कि शेखर मैं आज घर नहीं आ पाऊँगी, मुझे फ़ोन मत करना, क्योंकि जो बच्चा हमें रोज़ रेड लाइट पे मिलता था, उस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और बहुत चोटें लगी है, इसीलिए मैं उसी के पास हूँ और आज घर नहीं आऊँगी। शेखर सुनता है और हैरान हो जाता है। कहता है यार क्या बात कर रही हो? तुम चली गई हो, बहुत है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि तुम वहाँ पर ही रुक जाओ, 1000-2000 रुपए देकर घर वापिस आ जाओ। ये दिल्ली है, यहाँ अक्सर ऐसे एक्सीडेंट होते रहते हैं। इतना इमोशनल होकर रहोगी तो दिल्ली जैसे शहर में नहीं रह पाओगी। ऐसे भी क्या भला होता है, एक्सीडेंट हो गया तो उसके घर वाले सँभालेंगे, उसकी माँ हो गए, उसके पिता हो गए, उसके घर में बाकी लोग भी होंगे। ऐसा तो दिल्ली में रोज़ होता है। लेकिन
दोस्तों संजना उसे कैसे बताती कि जिस बच्चे का एक्सीडेंट हुआ है वह कोई और नहीं बल्कि उसी का बिछड़ा हुआ बच्चा है जिससे वह इतने सालों बाद मिलेगी। वह उससे फ़ोन को रख देती है और शेखर को कुछ नहीं बताती और फ़ोन स्विच ऑफ कर देती है। फिर ऐसे ही समय गुजर रहा था पर डॉक्टर बार-बार आके कहते हैं कि अगर उसको होश आ जाता है राजू को तो ठीक है, नहीं तो हम कुछ कह नहीं सकते। ये भी हो सकता है कि राजू कोमा में चला जाए या फिर ये भी हो सकता है कि उसकी ज़िंदगी ही चली जाए क्योंकि उसको काफ़ी गंभीर चोटें लगी थी। लेकिन इत्तेफ़ाक से राजू बच जाता है और जब राजू होश में आता है तो संजना उसको गले लगा के बहुत रोती है। अपनी आँखों से वह अपने बच्चे को देख रही थी, उसे यकीन नहीं होता लेकिन वो उसे आंटी बोल रहा था और बोलता है आंटी आप ऐसे क्यों रो रहे हो? तब संजना उसे बताती है कि मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। उसे प्यार दुलार करती है। दोस्तों डॉक्टर है जो मना कर देता है, कहता है ज़्यादा बात मत करो, बच्चे को अभी होश में आई थोड़ी ही देर हुई है, इसे टेंशन मत दो नहीं तो इसकी हालत बिगड़ सकती है। भगवान का लाख-लाख शुक्र करती है संजना कि उसे इतने साल बाद अपना बच्चा सही सलामत मिल गया। हालाँकि संजना उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी मजबूरी थी। शेखर को कॉल करती है और अपना फ़ोन उसे अपनी सारी स्टोरी बताती है और जैसे ही शेखर हॉस्पिटल से संजना के पास आता है, जब वह वहाँ पर आता है तो उसे सारी कहानी का पता चल चुका था। वो बच्चा कौन था और उसकी पत्नी का ही वो बच्चा था जो इसके बाद शेखर अपना आपा खो देता है और वो संजना को छोड़ने का फैसला करता है क्योंकि उसकी नज़रों में तो संजना के परिवार वालों ने उसे धोखा ही दिया था। इसीलिए वो संजना से कहता है कि तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ और वहाँ से भला-बुरा कह कर के संजना को निकल जाता है। संजना चुपचाप खड़ी शेखर की सारी बातें सुन रही थी, क्योंकि इस पूरी कहानी में सबसे ज़्यादा दोषी संजना ही थी। अगर वो उस दिन राजू को नहीं छोड़ती या फिर शादी के समय ही उसने शेखर से सारी बात बता दी होती, तो आज ये नौबत ना आती। हालाँकि शेखर चला गया था लेकिन उसे कहीं न कहीं संजना को माफ़ करने की भी सोच ली थी, क्योंकि एक माँ का दिल कैसा होता है, कुछ मर्द इस बात को समझते भी हैं। और हालाँकि अब शेखर उसको छोड़ना चाहता था संजना को, लेकिन 1-2 दिन के बाद वो फिर से संजना के पास जाता है और उसे फिर से बात करता है और समझाता है कि अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता कि तुम्हारा एक बच्चा भी है और पूरी कहानी क्या थी, तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे जीवन में कभी मुझे धोखा नहीं दोगी। और इस तरह से संजना फिर से अपने बच्चे को अपना लेती है और शेखर उसका पूरा साथ देता है। तो दोस्तों इस यहीं पर ये कहानी ख़त्म होती है। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।